सभी लोग शेयर करते चलें इसको, लोग जुड़ जाएंगे फिर बात करते हैं। आवाज़ आ रही है, एक बार बता दें पवन भाई। राम राम प्रमोद जी, रोमी रॉय नमस्कार जी। एक बार शेयर कर दीजिए, सब लोग जुड़ जाएंगे फिर बात करते हैं। पवन भाई नमस्कार। एक बार बात आ रही है आवाज़? ठीक। सभी साथियों को नमस्कार। मैं प्रदीप बघेल, टीम आयोग से। देखिए, बात शुरू करता हूँ मैं। ठीक है, आवाज़ आ रही है, ओके ठीक है। मैं शुरू करता हूँ, आप लोग शेयर करते रहिए, लोग जुड़ते रहेंगे, बात को सुनते रहेंगे। बात बेहतर ये होती है कि मुझे रिपीट ना करना पड़े और जल्दी से ख़त्म हो जाए। आज आप देख रहे हो कोहराम मचा हुआ है सोशल मीडिया पे, पारा गर्म हो रखा है सोशल मीडिया का। और दरअसल बात यह, अभी तो लोगों को यही नहीं पता कि आज डिवीज़न बेंच में सुनवाई थी। कुछ किसी को पता है, किसी को यही नहीं पता है, और कुछ लोग जानते हैं तो उन्हें ये नहीं पता कि डिवीज़न बेंच में कौन गया था। तो मैं सभी साथियों को बता दूं कि आज हमारी टीम के द्वारा स्पेशल अपील फाइल की गई थी डिवीज़न बेंच में, जिसकी आज सुनवाई थी कोर्ट नंबर 2 सीरियल नंबर 3 पर, जस्टिस डी.के. उपाध्याय जी की बेंच में। तो जब हम लोग डिवीज़न बेंच में गए थे तो इसका लोकस ये था कि जो सिंगल बेंच ने, राजन रॉय सर ने जो ऑर्डर दिया हुआ है, जिसमें ये बोला गया है कि एक पद पे 2 लोग नहीं हो सकते, तो तब तक आप भर्ती को आगे नहीं बढ़ा सकते, या तो उनको निकालिए तब इनको रखिए। मतलब एक पद पे 2 लोगों को सैलरी नहीं दी जा सकती। हालांकि हमारा सरकार के ऊपर दबाव ये था कि हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, आप हमें भर्ती कीजिए, आप निकालोगे उन्हें या रखोगे, हमें उनसे क्या मतलब। तो सरकार का उस पर जवाब ये है कि जब तक कोर्ट इस पर एकदम क्लियर डायरेक्शन नहीं देगी, हम लोग भर्ती को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया हुआ है कि एक पद पे 2 लोग सैलरी नहीं पा सकते हैं। तो उसी को लेकर हम लोग डिवीज़न बेंच में गए थे, जिससे कि डिवीज़न बेंच एक क्लियर ऑर्डर दे दे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने स्टे जो 323 फाइल की हुई है, भारती पटेल एंड अदर्स, तो भारती पटेल के जितने भी याची हैं वो 68,500 के अभ्यर्थी हैं। एक अभ्यर्थी को छोड़ के बाकी के अभ्यर्थी 68,500 के अभ्यर्थी हैं। तो उनका हमारी भर्ती में कोई लोकस नहीं बनता है किसी तरह की टांग अड़ाने का। उसको हमने चैलेंज किया था, ये सिंगल बेंच के जज को देखना चाहिए था कि इनका लोकस नहीं बन रहा है, तो फिर आप इनके बिहाफ पे कोई बात कैसे बोल दे रहे हो। जिसको लेकर हम लोग डिवीज़न बेंच में गए थे, क्योंकि अगर कोई भी ऑर्डर पास हुआ है सिंगल बेंच का, तो वो उसी के भारती पटेल के ऑर्डर पे पास हुआ है, भारती पटेल की याचिका पे पास हुआ है। तो मैं जब याचिका की सुनवाई, कल फाइलिंग हो गई थी, कल आ गया था कि आज सुनवाई होनी है ट्यूसडे में, तो मैंने सभी लोगों को जो मेरे संपर्क के हैं उन सबको पहले ही बता दिया था कि देखिए ये इंटरिम ऑर्डर है, जिसके लिए एक प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग डिवीज़न बेंच से कुछ बेहतर कर सकें। जब लेकिन ये हमारे पक्ष में आने का 30-70% का रेशियो है। 30% हमारे पक्ष में आ सकता है, 70% हमारे पक्ष में नहीं आ सकता, लेकिन 30% चांसेस थे कि हमारे फेवर में आ जाए। सिर्फ 30% को हम लोग लेके डिवीज़न बेंच में गए हुए थे। इसलिए मैंने सबको पहले ही बता दिया था कि आज की सुनवाई से लोग ज़्यादा उम्मीदें ना पालें, इसीलिए मैं पहले ही बता दिया था। अच्छा, मैं अब बात करता हूँ सुनवाई की। तो हुआ ये तो मैंने बता दिया हम लोग का क्या लोकस था। हमारी तरफ से जो सीनियर अधिवक्ता थे संदीप दीक्षित जी, उनको असिस्ट कर रहे थे पंकज पांडे जी,
एवं हमारे रेगुलर अधिवक्ता हैं ऋषि श्रीवास्तव जी। तो हमारी तरफ से 3 अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद थे। विपक्षियों की तरफ से सुदीप सेठ थे। सुदीप सेठ 323 मतलब भारती पटेल की याचिका पे अपीयर हुए थे। सरकार की तरफ से रणविजय थे। आप यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे से समझ लें, जो कुछ सोशल मीडिया पे हंगामा मचाया जा रहा है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, उनकी तरफ से कोई भी अधिवक्ता मौजूद नहीं था कोर्ट में। सुदीप सेठ भारती पटेल की तरफ से अपीयर हुए थे मात्र, बाकी और किसी की तरफ से कोई अधिवक्ता मौजूद नहीं था कोर्ट में। तो कोई किस तरह का क्या सोशल मीडिया पे आके स्वैग रचा रहा है, वो उनकी अपनी पर्सनल परेशानी है। मुझे लगता है उनको इलाज की बहुत ज़रूरत है। तो पिछली बार भी इन्होंने कुछ इसी तरह का हंगामा मचाया था सोशल मीडिया पे। आपको याद हो कि हमारी जो याचिका है वो खारिज नहीं हुई है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि वो डिसमिस हो गई है, और बाद में क्या हुआ, जो मैंने बोला वही हुआ था। तो आप लोग 6800 एक चयनित परिवार है, जो आप लोग ये बात समझ लीजिए कि कोई भी गधे टाइप के लोग आपको कुछ भी आके कहते हैं तो आप उनकी बातों पर बिल्कुल भरोसा ना करें, क्योंकि अंत में 6800 जो भी चयनित साथी हैं उनकी नौकरी को कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई कुछ भी कर ले। ठीक है, तो हमारी तरफ से बहस चालू की गई कोर्ट में। हमें तो उम्मीद नहीं थी कि कोर्ट इतना सुनेगी। हमारी 10:30 बजे केस टेकअप हो गया था और 11:30 बजे तक चला। 1 घंटा रेगुलर हियरिंग हुई थी, जिसमें संदीप दीक्षित ने बुरी तरह से फंसा के रखा हुआ था विपक्षी वकीलों को भी, सरकार को भी, और जज को भी अंत में ये मानना पड़ा कि ये जो संदीप दीक्षित हैं एकदम सही बात बोल रहे हैं। इनको हम लोग किसी तरीके से प्रभावित नहीं करना चाहिए। तो जब हमारी तरफ से संदीप दीक्षित जी बहस कर रहे थे, बहस में उन्होंने कहा कि ये जो भारती पटेल हैं इनका कोई लोकस नहीं बनता है इनको रोकने के लिए। ऐसे तो कोई भी कहीं से उठ के चला आएगा कोर्ट में, और कोई भी भर्ती हो रही होगी उसका कोई भर्ती से लेना देना नहीं होगा, फिर भी आके किसी को कोई भी रोक सकता है इस तरीके से। तो इसलिए इनका कोई लोकस नहीं बनता है, इनको हटाया जाए, इस याचिका को खारिज किया जाए। तो उन्होंने डीपली अध्ययन किया उस याचिका का, जो 323 थी। 15 मिनट तक जज साहब उसका अध्ययन करते रहे, और अंत में जज साहब ने माना कि हाँ एकदम ठीक बात बोल रहे हो, लेकिन जो आप ऑर्डर लेके आए हो वो सिंगल बेंच का है, तो इंटरिम ऑर्डर है। हम लोग इंटरिम ऑर्डर पर किसी तरह का कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते हैं, ये हमारी मजबूरी है। तो उन्होंने कहा जज साहब ने कि लेकिन जो मुझे समझ में आया है आपके इस केस से, कि आपका एक और मात्र एक ही विकल्प है कि आपको नौकरी मिलेगी, आपको कोई रोक नहीं सकता। ये जज साहब के वक्तव्य थे, आप लोग एकदम ध्यान से सुनिए। जज साहब ने एकदम क्लियर कट शब्दों में कहा कि 6800 अभ्यर्थी जो हैं जिनकी लिस्ट आई है, इनको कोई नहीं रोक सकता, आपको नियुक्ति मिलके रहेगी। तो हमारे वकील साहब ने कहा सर ये तो मैं भी जानता हूं कि नियुक्ति होकर रहेगी, लेकिन कब होकर रहेगी, सबसे बड़ा सवाल ये है। कोई भी ऐरा गहरा आ रहा है और भर्ती में आके कुछ भी टांग अड़ा दे रहा है, तो कब तक होगी। तो उन्होंने उस पर सरकार से जवाब तलब किया था। रणविजय सर से पूछा कि आप बताइए कब तक भर्ती करोगे, इसको क्यों नहीं कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो रणविजय ने हमारा उतना ज़्यादा साथ नहीं दिया। सरकार ने, एक तरीके से कह सकते हो कि सरकार हमारे बिल्कुल भी साथ नहीं थी आज। रणविजय का कहना था कि सर जो 13-156 सिंगल बेंच में चल रही है आप उसको डिसाइड होने दीजिए, क्योंकि वहाँ पे कई तरह के मैटर हैं। वहाँ पर रॉबिन सिंह भी है, जिसमें इनको चैलेंज किया गया है कि 82 से 90 के बीच में नंबर जो लाए हैं वो जनरल में काउंट नहीं हो सकते, और 90 से 97 के बीच में जो सुपर टेट में नंबर लाए हैं वो नहीं काउंट हो सकते। इसलिए वहाँ पे चलने दिया जाए और इनकी जो स्पेशल अपील है इसको खारिज कर दिया जाए। तो इस पर हमारे जो वकील साहब थे भड़क गए उन पर, और उन्होंने कहा सर आप एक काम कीजिए, जो भी ऑर्डर लिखें उसमें ये लिख दीजिए कि स्टेट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसको स्पेशल अपील को डिसमिस किया जाए, जबकि स्टेट ही इस 6800 की सूची को लेके आया है। तो स्टेट क्या करना चाह रहा है, इनसे एक बार बात की जाए कि क्यों नहीं करना चाह रहे हैं ये लोग। ओवरऑल कहने का मतलब ये था कि जो हमारी तरफ से संदीप दीक्षित जी थे उन्होंने बहुत चढ़ के बहस करी। अब तक की सबसे उम्दा बहसों में से एक थी ये, अब तक की सबसे अच्छी बहस थी। चारों तरफ से उन्होंने विपक्षी वकील को भी फांसा, रणविजय को भी फांसा, और जज साहब को भी फांसा। जज साहब ने अंत में बोला, जज साहब को जब नहीं दिख रहा, जज साहब खुद पचड़े में नहीं फंसना चाह रहे थे इसमें कि मैं क्या करूं, तो जज साहब ने खुद बोला
कि देखिए इसमें मैं खुद डायरेक्शन पास करने में थोड़ा मैं समझ नहीं आ रहा क्या डायरेक्शन पास करूं, क्योंकि आप लोग भी वैलिड लोग हो। ये सरकार का कंट्रोवर्सी पैदा की गई है, सरकार ने खुद जानबूझ के ऐसी खिचड़ी पैदा की है। इससे निकल पाना सरकार खुद नहीं चाह रही है कि कैसे निकला जाए। तब उन्होंने सरकार से फिर से पूछा कि आप चाहते क्या हो, क्या करवाना चाहते हो, आप एक क्लियर डायरेक्शन लेके आइए, या फिर ऐसे ही सीधे चले आते हो कि जज साहब आपको जो ऑर्डर पास करना है आप ऑर्डर पास कर दीजिए। तो इस पे भी फिर सरकार के वकील ने यही कहा कि सर आपको जो ठीक लगे कर दीजिए। फिर आगे बात बढ़ी तो जो विपक्षी वकील थे सुदीप सेठ जी, उन्होंने कहा कि सर इसमें उपेंद्रनाथ मिश्रा भी इंगेज्ड हैं, उन्होंने नाम लिया। तो जज साहब ने कहा अच्छा उनको भी होना चाहिए कोर्ट में, वो क्यों नहीं है। तो ये हमारे विपक्षी वकील के वक्तव्य थे कि सर अगर उपेंद्रनाथ मिश्रा मतलब 13-156 का वकील इस केस में आ जाए तो केस उसी दिन फाइनल हो जाएगा, लेकिन उपेंद्रनाथ मिश्रा नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर जिस दिन वो आ जाएंगे इन बच्चों का भला हो जाएगा। ये विपक्षी वकील के वक्तव्य थे कि जिस दिन वो आ जाएंगे इन बच्चों का भला हो जाएगा। तो आप सोच लीजिए क्यों नहीं आ रहे हैं वो। ये जज साहब के सामने आप विपक्षी वकील के ये शब्द थे, ये आपके वकील के नहीं थे, ये विपक्षी वकील के शब्द थे कि जिस दिन 13-156 के वकील आ जाएंगे उस दिन इन बच्चों का भला हो जाएगा, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। तो एक बात ये समझ लो, जो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, अगर दम है तो आप कोर्ट में आइए, कोर्ट में नंगा करके ना भेजे टीम, उस दिन बात करना, आप कपड़े नहीं छोड़े जाएंगे आपके शरीर पे। आप कोर्ट में वकील को लाने से डरते क्यों हो? लेके आइए, आपको कितनी सीटें चाहिए क्या चाहिए वो सब सामने आ जाएगा, लेके आइए वकील को। लेकिन आप ये समझ लीजिए, मैं खैर ज़्यादा उनकी वकालत नहीं करना चाहता, मैं 6800 चयनित परिवार की तरफ से हूँ, 6800 चयनित परिवार की तरफ से मुकदमा लड़ रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि भर्ती जल्दी से जल्दी हो जाए। और मैंने आपसे वादा भी किया है, आप अप्रैल में आप अपने विद्यालय में होंगे तो होंगे, कोई रोक नहीं सकता है। आप हालांकि हो सकता है कि ये कहना जल्दबाजी होगी या फिर मैं जल्दबाजी में बोल रहा हूँ, लेकिन ये एकदम सच्चाई है, कोई नहीं रोक सकता है। ये तो पहला प्रयास था टीम का, आगे आगे आप देखिए कितने प्रयास हैं। एक रणनीति के तहत स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जा रहा है, और ये एक 4-5 प्रयास जो हमने अपने रणनीतियां तैयार की हैं, उन एक रणनीतियों में से एक हिस्सा था मात्र, जहां पे इतनी खलबली मच गई आज। और उसके बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद, जब जज साहब ने कहा कि अब मैं क्या करूं आप मुझे बताइए, सरकार से पूछा, तो सरकार का ये वक्तव्य था कि सर आप इसको डिसमिस कर दीजिए पिटीशन को। तो हमारे वकील साहब ने कुछ नहीं, एंड में आके यही एंड में बोल दिया कि सर ये गरीब बच्चे हैं, आप क्या चाहते हो कि ये जाके मर जाएं कहीं पे? आप इनको नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे हो? आप इनके लिए डायरेक्शन पास कीजिए सिंगल बेंच के लिए, कि आप इनको नियुक्ति के लिए क्यों नहीं बोल रहे हो? क्यों ऐसी याचिका के लोकस बना के रखा हुआ है जिसका कोई लोकस ही नहीं है, और उस पर आप भर्ती को रोक के खड़े हुए हो? तो इस पर जज साहब का कहना था कि देखिए वो भी एक जज हैं, मैं उन्हें किसी तरह का कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकता हूं कि आप ये करिए, क्योंकि वो भी एक जज हैं। मैं सिर्फ उनसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि इस तरह का कीजिए। तो हमारे जज साहब ने, वकील साहब ने कहा कि ठीक है, आपको जो ठीक लगे फिर कीजिए। तो आज शाम को ऑर्डर अपलोड होने दीजिए, मोस्ट प्रोबेबली आज शाम को शायद नहीं आ पाएगा, कल तक ऑर्डर आएगा। उसको डिस्पोज ऑफ किया गया है आपकी याचिका को विद सम डायरेक्शन, आपके फेवर में डायरेक्शन होगी जो भी होगी। तो आप ये समझिए कि आप किस तरीके से केस को जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। केस डिस्पोज ऑफ हुआ है विद सम डायरेक्शन। अब वो डायरेक्शन क्या होंगी वो किसी को नहीं पता, क्योंकि जज साहब ने वो ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा बोली ही नहीं। उन्होंने कहा है ठीक है मैं कुछ डायरेक्शन पास करता हूं, अब वो सोचेंगे क्या डायरेक्शन पास करनी है। उन्होंने ये बोला है 2 या 3 दिन में ऑर्डर अपलोड हो जाएगा, आप देख सकते हैं। डिस्पोज ऑफ हुआ है, ऑर्डर रिजर्व हुआ है आज। तो कुछ लोग चिल्ला रहे हैं कि खारिज होगी ये ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो सब भ्रांतियां हैं। और जिसको अभी भी लगता है कि ऐसा हुआ है, तो जब ऑर्डर अपलोड हो जाएगा आप लोग खुद देख सकते हैं। ऐसे ही मैंने पिछली बार भी कहा था, मेरी टीम ने पिछली बार भी कहा था, एंड में जब ऑर्डर अपलोड हुआ तो वही हुआ जो हमने कहा था। इसके बाद कई सारी रणनीतियां और हैं जो गुप्त ही रखी गई हैं, ये भी एकदम गुप्त रखी गई थी। देखिए आप लोगों ने जो एक एक पैसा दिया है, टीम उसको भरपूर तरीके से यूटिलाइज कर रही है। जब तक हमारे पास पैसा है, ये हम हर वो स्टेप उठाएंगे जो आपको आपकी नौकरी की तरफ लेके जाता है।
1 रुपये का किसी को कोई लालच नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो एक उद्देश्य है कि 6800 को नियुक्ति मिले फटाफट से। जब तक ये पैसा हमारे पास है तब तक आपसे कोई एक नया पैसा मांगा नहीं जाएगा, जब तक इसका हिसाब नहीं दिया जाएगा तब तक आपसे एक नया पैसा नहीं मांगा जाएगा। अब रही बात आगे की रणनीति की। देखिए टीम जो है लखनऊ पहुंच रही है, 20 तारीख को टीम लखनऊ पहुंच जाएगी पूरी। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिएगा, मम्मा पास जाइए, मम्मा पास जाओ, 1 मिनट रुकिएगा, है ना। माफ़ी चाहूँगा खेत के लिए, मेरी बच्ची आ गई थी, डिस्टर्ब कर रही थी। तो मैं कहाँ था, हाँ जी। तो फाइनली ये हुआ है कि केस को डिस्पोज ऑफ किया गया है विद सम डायरेक्शन, जो हम लोग चाहते थे। हम सिर्फ और सिर्फ 30% पॉसिबिलिटी के ऊपर वहाँ पर गए थे। हम लोग लखनऊ पहुँच रहे हैं 20 तारीख को लखनऊ में। जो भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के जिला अध्यक्ष लखनऊ आना चाहते हैं वो लखनऊ आ जाएं। अगर जिला अध्यक्षों को किसी तरह का कोई भी हिसाब किताब की ज़रूरत हो वो भी दे दिया जाएगा। आगे की रणनीति क्या है वो उनके साथ साझा की जाएंगी। 20 तारीख को टीम लखनऊ पहुंच रही है और जो भी साथी आ रहे हैं लखनऊ में उनके रहने की व्यवस्था टीम करेगी। तो हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्षों से अनुरोध करूंगा आप लखनऊ आइए 20 तारीख को, और हमारी कुछ मुलाकातें हैं वहाँ पे भी आपको साथ में लेके जाया जाएगा, जिससे आप भी देख सकें कि टीम किस लेवल से कहाँ पे क्या बात कर रही है। आपके मन में किसी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन सिर्फ जिला अध्यक्ष आएँ अभी, अगर ज़रूरत होगी अभी हम लोग आपस में बात करेंगे, आज शाम तक डिसाइड करेंगे, बाकी की आगे बातें आपको बता दी जाएंगी। तो ये तो रही कोर्ट की बात, और आगे क्या होगा तो आप लोग अपने सवाल भी लिखते रहिए, मैं आपको सबके जवाब दूंगा। ये एक डबल बेंच में हमारा एक प्रयास था और जो बेहतर तरीके से निभाया गया, और आपके पक्ष में बहुत सब कुछ आपके पक्ष में रहा है। एक शब्द जज साहब ने ऐसा पास आउट नहीं किया जो आपके एक भी विपक्ष में हो। मोटी मोटी बात जज साहब ने ये कही कि ये पूरी की पूरी गलती सरकार की है, सरकार ही इसको सुधार सकती है। सरकार के पास भी उन्होंने एक विकल्प दिया है कि आप इन 6800 को अंदर कीजिए और जो जनरल कैंडिडेट हैं आप उनको बाहर कीजिए। हालांकि कोर्ट भी जानती है कि ऐसा होना संभव नहीं है, इसलिए इस तरह का कोई भी शब्द वो ऑर्डर में नहीं लिखवाएंगे, क्योंकि ऐसा इतना जल्दी मुमकिन नहीं है। जब उन्होंने ये बात बोली कि आप उनको बाहर कीजिए और इनको अंदर कीजिए, तो हमारे वकील साहब ने इसका भी विरोध किया कि सर हम क्यों वेट करें उस चीज़ का, ऐसा करना अगले 6 महीने में पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन हम लोग क्यों बैठे रहें। ये गरीब बच्चे हैं, आप क्या चाहते हो, हम लोग इतना इंतजार नहीं कर सकते हैं कि आप उनको बाहर कीजिए, इनको अंदर कीजिए। इतने ये एक्सरसाइज ये पहले से 69,000 का हिस्सा है, आप इनको अंदर कीजिए। आप उनको बाहर करोगे नहीं करोगे वो आप इनका प्रॉब्लम है सरकार का। तो इससे फिर से सवाल सरकार के ऊपर रेज हुआ कि आप क्या चाह रहे हो, कब तक करोगे इनका। तो सरकार अभी यहाँ पे कुछ जवाब नहीं दे पाई थी, और जो विपक्षी वकील थे वो भी एंड में हमारे वकील ने इतनी तेज तर्रार बहस करी थी कि बाद में सुदीप सेठ भी कहने लगे थे कि हमारा कोई मकसद नहीं है कि इन बच्चों को रोक के रखा जाए, हम भी चाहते हैं कि इनको नौकरी मिले, लेकिन सरकार अपना प्लान तो बताए कि क्या करना चाह रही है। तो अभी मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूं कि आप भरोसा रखें टीम पे, और भी 2-4 हमने प्लान किए हुए हैं, इसी तरीके से आपको धमाके मिलते रहेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था 10 तारीख के बाद टीम की बैटिंग चालू होगी, इससे पहले हम लोग फील्डिंग पे थे। तो आप अब बैटिंग देखते रहिए, और मैं आपको फिर से वादा करता हूं कि अप्रैल का टारगेट लेके चला हूं मैं। अप्रैल के अंदर आपको नियुक्ति दिलाने का टारगेट लिया हुआ है। बाकी ईश्वर की मर्जी, आपका अपना भाग, मेरा भी अपना भाग, क्या होता है। लेकिन जो भी प्रयास किए गए हैं वो यही देख के किए गए हैं कि अप्रैल तक हमें हर हालत में नियुक्ति मिले। फिलहाल एक चीज़ समझ लीजिए
कि सरकार आपका साथ नहीं दे रही है। अब वो सरकार गठित नहीं हुई है इसलिए नहीं दे रही है, या कोई अन्य कारण हो सकते हैं, वो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी और लोग आ रहे हैं याचिकाओं में, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लोगों से पैसे ऐंठने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप जो चयनित परिवार है 6800 का, किसी की बातों को सुनने की ज़रूरत ही नहीं। आप लोग इग्नोर मारिए, जैसे दूध में मक्खी गिरती है उस तरीके से निकाल के फेंक दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है उन लोगों की। ठीक है, फिलहाल सब कुछ बेहतर। आप अगर कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन लिखा दिया तो आपके लिए सोने पे सुहागा, और मुझे उम्मीद है कि ऐसा लिख के आएगा, क्योंकि जज साहब ने कमेंट किया है, लेकिन क्या लिख के आएगा ये नहीं पता। याचिका को डिस्पोज ऑफ किया गया है, डिसमिस नहीं किया गया है, और विद सम डायरेक्शन। अब वो डायरेक्शन सरकार को दी जाएंगी या फिर सिंगल बेंच के जज को दी जाएंगी, वो देखने वाली बात होगी। वो ऑर्डर अपलोड होगा तभी पता चलेगा। ठीक है, बाकी आप लोग का कुछ सवाल हो तो आप लिखते रहिए, मैं जवाब दे दूंगा। कुछ मिला आज की इस पूरी सुनवाई में किसके फेवर में गया? श्यामपाल जी लिख रहे हैं। श्यामपाल जी, सब कुछ अपनी फेवर में था। जज साहब ने सारे कमेंट हमारे पक्ष में किए। जज साहब ने क्लियर कट ये भी बोला कि ये 6800 की सूची आपने निकाली है, सरकार को बोला था, इनको आपको नियुक्ति देनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल नियुक्ति देनी पड़ेगी, और ये नियुक्त होके रहेंगे। ये जज साहब का खुद का कमेंट था। लेकिन अभी मैं ऑर्डर में कुछ भी लिखना जल्दबाजी होगी, क्योंकि 13 156 डिसाइड होना है वहाँ पे, इसलिए कुछ लिखवाया नहीं जा सकता। लेकिन अब अगर आपने लिस्ट निकाली है, इनको आपने सही भी माना है, तो आपको नियुक्ति देनी पड़ेगी। ये जज साहब का वक्तव्य था। सुनील विजय कुमार लिख रहे हैं, सरकार के वकील विपक्ष में बोल रहे हैं तो फिर कैसे माना जाए कि अरसाद सरकार के साथ है? देखिए, अब सरकार हो आपके साथ में सुनील जी या ना हो, लेकिन सरकार ने 6800 की लिस्ट निकाली है। उसके बाद एजी ने सिंगल बेंच में आके ये बोला है कि इन बच्चों को अंदर होना चाहिए था। आपका लोकस बन गया है, आपको नौकरी मिलेगी। अब सरकार विपक्ष में जाए या कहीं पे भी जाए, लेकिन आपका लीगली राइट बन चुका है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और अगली आप देखिएगा जो 22 तारीख की सुनवाई में है, उसमें आप देखिएगा टीम का कमाल। सुनील कुमार जी लिख रहे हैं, नियुक्ति दो चाहे कैसे, बिल्कुल। और आप सब अपने अपने सवाल लिखते रहिए, मैं सबके सवाल के जवाब देता रहूँगा। फिर बाकी ख़त्म करते हैं। ये कोर्ट की अपडेट है, आप किसी की बातों में ना आए। टीम 20 तारीख को लखनऊ पहुँच रही है। जो भी जिलाध्यक्ष लखनऊ आना चाहते हैं वो आएँ, टीम उनके रहने का इंतजाम करेगी, रहने और खाने का। ठीक है, तो जो भी आना चाहते हैं जिलाध्यक्ष वो लखनऊ आ जाएं। ओबीसी नीटू लिख रहे हैं, 82 से 89 और 90 से 96 की कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा, उस पर परेशान मत होइए। उस पर एक काउंटर एफिडेविट फाइल होना है, मास्टर काउंटर एफिडेविट मांगा गया है सरकार से, वो सरकार फाइल कर देगी, और उस पर कुछ नहीं होगा। सरकार आपके पक्ष में फाइल करे या विपक्ष में फाइल करे, लेकिन हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के तमाम ऐसे ऑर्डर हैं जो आपके पक्ष में हैं, तो उस पर कुछ नहीं होगा, परेशान मत होइए। और आज भी इसी तरीके के बहुत सारे वक्तव्य दिए गए थे। देखिए, आज आपके पास 3 वकील थे, टोटल 3। एक वकील को हम लोग इलाहाबाद बेंच से लेके आए थे, एक वकील को हम लोग लखनऊ बेंच से लेके आए थे, जो संदीप दीक्षित से जी थे, वो लखनऊ बेंच से थे प्रॉपर। ऋषि श्रीवास्तव जी इलाहाबाद बेंच से थे, और पंकज पांडे थे तीसरे वकील, जिनको हम लोग सुप्रीम कोर्ट से लेके आए थे आज। तो आपकी तरफ से 3 वकील थे, और तीनों ने जोरदार बहस की। जज साहब को अंत में ये कहना पड़ा कि इनको नौकरी मिलेगी। मैं अभी ऑर्डर में नहीं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा अधिकार नहीं है। आर्टिकल 142 एक अधिकार, ऐसा अधिकार होता है जो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है मात्र। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को लिख सकता है कि सभी को इनको नौकरी दे दीजिए, जनरल के 6800 को भी दे दीजिए, ओबीसी के 6800 को भी दे दीजिए। लेकिन इस बात को मैं नहीं लिख सकता, इसको सुप्रीम कोर्ट सिर्फ लिख सकता है। 142 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये पावर होती है। ये जज साहब का वक्तव्य था। देखिए, 1 घंटे की बहस थी, तो 1 घंटे के पूरे क्या क्या वक्तव्य थे वो तो मैं आपको सारे नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि याद नहीं रहते हैं, लेकिन जो याद आ जा रहा है मैं बता दे रहा हूँ। उनका एक वक्तव्य ये भी था कि आर्टिकल 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को ये सुप्रीम पावर होती है कि वो जिसको चाहे उसको नियुक्त कर सकती है। तो इस पर अंत में फैसला वही देगी कि उन 6800 को भी रखिए, इन 6800 को भी रखिए, लेकिन इस ऑर्डर को मैं पास नहीं कर सकता हूँ। ये जज साहब का खुद का कमेंट था। लेकिन ये 6800 जो सरकार ने लिस्ट निकाली है, ये होकर रहेगी, ये अटल सत्य है। ये जज साहब ने खुद बोला है कि अगर आपने लिस्ट निकाली है तो नियुक्तियां देनी पड़ेंगी, और आप एक प्रॉपर प्लान के साथ आइए कि कैसे दोगे।
हम जो डायरेक्शन दे सकते हैं वो यही दे सकते हैं कि आप उन 6800 को बाहर निकालिए और इन 6800 को अंदर रखिए, और इनको बहुत लंबे समय तक बाहर नहीं रखा जा सकता, ये भी जज साहब ने बोला था। अब लेकिन ऑर्डर में क्या लिख के आएगा वो देखिए आप शाम जब भी अपलोड होगा तब। अगली महत्वपूर्ण सुनवाई कब की है, राजेश कुमार जी लिख रहे हैं। अगली महत्वपूर्ण सुनवाई 22 मार्च को है भैया। नियुक्ति कब तक मिल सकती है, विनय पटेल जी मैं आपको पहले ही बोला हमारा टारगेट अप्रैल का है, अप्रैल के एंड तक नियुक्ति मिल जानी चाहिए। 22 को बेंच कौन सी रहेगी, मनोज पाल जी लिख रहे हैं। 22 को बेंच जो है राजन रॉय सर की रहेगी। राजन रॉय सर की बेंच में ही मुकदमा फाइनल होना है अपना, क्योंकि उनकी बेंच एक अभी रेगुलर बेंच है जो गर्मियों की छुट्टियों तक रहेगी, तो मई तक वही बेंच रहेगी। सुजीत सैनी जी लिख रहे हैं बीजेपी के नेताओं को सरकारी वकील की करामात कहाँ गया बतानी चाहिए। जैसे देखिए मैंने वही बोला सुजीत जी, हम लोग लखनऊ पहुंच रहे हैं 20 तारीख को, और हमारी मीटिंग फिक्स है पहले से सभी नेताओं के साथ, और सरकार के तमाम आला अधिकारियों के साथ हमारी पहले से मीटिंग फिक्स है। हम लोग टाइम ले चुके हैं 21 तारीख का, और उसमें सारी बातें रखी जाएंगी। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जो भी साथी लखनऊ आना चाहते हैं, जो भी हमारे जिलाध्यक्ष लखनऊ आना चाहते हैं वो आ सकते हैं 20 तारीख को। 20 तारीख को शाम को हम लोग लखनऊ पहुंचेंगे, 21 तारीख को आप लोगों से मिलेंगे। लखनऊ में रहने की व्यवस्था टीम कर देगी आपकी। और कोई सवाल हो तो आप पूछिए। देखिए पैसे की बात रही तो पैसा अभी टीम के पास है, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपसे पैसा मांगा जाएगा, आपको हिसाब दे दिया जाएगा पिछला। बाकी जो भी साथी लखनऊ आएंगे उनको हिसाब दिखा दिया जाएगा वहीं का वहीं। एक भी पैसा आपका बिल्कुल भी नाजायज़ खर्चा नहीं किया जाएगा। टीम भी कभी भी इस तरह के कोई खर्चे नहीं करती है। हमारी टीम के कल राहुल मौर्य जी और ये रंजीत भाई और ये मयंक भाई लखनऊ में रहे हैं पूरे दिन, बेचारे पूरे दिन पैदल भागे हैं। इनके पैरों में, राहुल भाई के पैरों में कल सूजन आ गई है। कल जब घर पे पहुंचे उनके पैर सूज के मोटे मोटे हो गए थे, बेचारे इतने भागे हैं कल मयंक भाई और राहुल भाई। तो आप समझ सकते हैं पैसे का यूटिलाइज किस तरीके से किया जा रहा है। ठाकुर निक्कू जी लिख रहे हैं सरकार धोखा दे रही है। देखिए सरकार अभी गठित नहीं हुई है, इसलिए एक तरीके से हम लोग अभी शासन पर कोई तंज नहीं कर सकते हैं। फिलहाल अधिकारियों का मूड अच्छा नहीं है, ये कहा जा सकता है। 22 को फाइनल करे या 22 के बाद लगातार सुनवाई हो, या फिर लंबी डेट दे सकते हैं। सुनील विजय यादव जी लिख रहे हैं बिल्कुल आप ये मुकदमा फाइनल होना है मार्च के अंदर, परेशान मत होइए। अविनाश जायसवाल, अनुप्रिया पटेल को भी बताया जाए सरकार कोर्ट के साथ नहीं। बिल्कुल मैंने आपको बता दिया 20 तारीख को टीम पहुंच रही है, हमारी सबसे मुलाकात फिक्स्ड है पहले से, ठीक है। अब कोर्ट की क्या कार्रवाई रहेगी, देखिए कोर्ट में हम लोग हैं, आप लोग परेशान मत होइए। कुछ चीज़ें हैं सार्वजनिक नहीं की जा सकती, मैंने पहले भी बताता रहा हूँ। जैसे आज किया गया था, आज की हमने कोई रणनीति सार्वजनिक नहीं की थी और बहुत बेहतर प्रयास किया गया। आप देख ही रहे होंगे, आपको समझ में भी आ रहा हो। बाकी फालतू लोगों पर को ध्यान मत दीजिए, ठीक है जी। और मैं अब ख़त्म करता हूँ। धर्मेंद्र शर्मा जी लिख रहे हैं धरना भी करना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, धरना करना पड़ेगा, सरकार का यही रवैया रहेगा तो धरना करना पड़ेगा। 20 तारीख को हम लोग लखनऊ पहुँच रहे हैं, आपको बता दिया जाएगा। अगर हमें रवैया ठीक लगता है तो ठीक, नहीं तो धरना उसी दिन से चालू कर दिया जाएगा। राहुल भाई पहले ही बता चुके हैं। यादव अभिषेक जी लिख रहे हैं जला आवंटन जारी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अधिकारी नहीं कर रहे हैं। उनको यही बहाना दे रहे हैं कि एक पद पे 2 लोगों का जो ऑर्डर पास हुआ है उसको बहाना बनाकर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी कोई भी नेता अपनी कुर्सी पर नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट अधिकारियों पर प्रेशर नहीं बना पा रहे हैं। प्रेशर नेताओं के द्वारा ही बनता है, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो एक बार सरकार गठन होने दीजिए, फिर उसके बाद जला आवंटन भी जारी होगा, आपकी नियुक्ति भी होगी। ओबीसी नीटू, क्या मेरा कमेंट नहीं आ रहा? आ रहा है भाई आपका। सरकार को अधिकारियों की लापरवाही बताई जाए, बिल्कुल बताई जाएगी। देखिए लापरवाही कह सकते हो या सरकार का गठन नहीं हो पाया, कुछ भी कह सकते हो इसको, ठीक है। तो आप उस चीज़ को लेके बिल्कुल परेशान नहीं। ज्योति वर्मा जी लिख रही हैं बिना धरने के। देखिए धरना कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एक बार सरकार का गठन होने दीजिए, धरना भी किया जाएगा, ठीक है। फिर ठीक है, मैं ख़त्म करता हूँ इसको। बिल्कुल भी मस्त रहें अपने घर में, और टीम बेहतर आप देख ही रहे हैं किस तरीके से कर रही है। जब तक सब कुछ अच्छा नहीं हो जाता
हम लोग शांति से बैठने वालों में से नहीं है। जो भी बेहतर हो सकता है किया जाएगा। और ये आपसे फिर मैं कह रहा हूँ, जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिले। हम लोगों का टारगेट अप्रैल का ही है, उसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हमने कई सारे प्लान तैयार किए हैं, उनमें से एक आज आपने देखा होगा। अभी हमारे पास लाइन में, पाइपलाइन में हमने 2-3 चीज़ें और डाल के रखी हुई हैं, जो अभी मैं आपको शो ऑफ नहीं कर सकता। ठीक है जी, फिर जय हिंद, जय भारत, जय भीम।